बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिनसे जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी वापस ली गई तो उसके बाद उनको एक और सरप्राइज दिया गया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो पुराने डायरेक्टर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ज़का अशरफ साहब के दौर में जो करता धरता थे मोहम्मद हफीज साहब, उन्होंने जनाब T20 क्रिकेट के अंदर बाबर आजम से उनकी ओपनिंग स्लॉट जो है वो छीन ली थी। और उस वक्त यह कहा गया था पुरानी मैनेजमेंट की जानिब से कि चूंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों एक ही तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं और जनाब ये ऊपर से उस तरह की अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल पाते, जिसकी वजह से निचले नंबर्स वाले जो बैट्समैन हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है और पाकिस्तान जनाब अक्सर मैच जो है वो हार जाता है। सो इसलिए इनकी जगह पर एक अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाला जो लड़का है उसको प्रमोट किया जाए। और फिर हमने देखा कि दौरा न्यूजीलैंड के ऊपर पाकिस्तान ने बाबर आजम को नंबर 3 पोजीशन के ऊपर यानी कि 1 डाउन पोजीशन के ऊपर बैटिंग करवाई और अब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बाबर आजम एज एन ओपनर खेल रहे हैं। सो जब आखिरी T20 मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीता था उसके बाद एक मीटिंग हुई थी जो ड्रेसिंग रूम के अंदर मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के दरमियान हुई थी। उसके अंदर जो सोर्सेज ने इतला दी और जो खबरें बाहर आई वो ये थी कि जनाब जो पुरानी मैनेजमेंट है उन्होंने टीम को, कप्तान को ये मैसेज डिलीवर किया था कि PSL के बाद पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेलनी है अपने होम ग्राउंड पर, वहां पर अगेन बाबर आजम जो है वो एज एन ओपनर नहीं खेलेंगे और नंबर 3 के ऊपर भी बैटिंग करेंगे। और उस वक्त मैंने आपको यह इतला दी थी कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन के ऊपर खेलते हुए नजर आए तो फिर इसका मतलब आप सीधा सीधा यह समझ लें कि बाबर आजम जो है उनसे ओपनिंग स्लॉट पक्की पक्की वापस ले ली गई है और बाबर आजम अपने आप को नंबर 3 के ऊपर एडजस्ट करने के लिए PSL के अंदर नंबर 3 पोजीशन के ऊपर बैटिंग करेंगे। लेकिन अब जो जनाब पुरानी मैनेजमेंट घर जा चुकी है, जिसके जनाब करता धरता मोहम्मद हफीज साहब जो हैं वो इस वक्त एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर बैठकर जनाब जो अपना तज्जिया है वो पेश कर रहे हैं। और इसके अलावा बाबर आजम जो हैं उन्होंने भी PSL के दौरान नंबर 3 पोजीशन के ऊपर बैटिंग नहीं की। हालांकि जो जनाब पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर हैं मोहम्मद अकरम साहब, जो माजी में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर भी रह चुके हैं और उसके अलावा कोचिंग पैनल भी में भी शामिल थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि बाबर आजम जिस नंबर के ऊपर चाहे वो बैटिंग कर सकता है। यानी कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बाबर आजम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपने एज एन ओपनर ही खेलना है। लेकिन बाबर आजम ने चूंकि एज एन ओपनर खेलना शुरू किया तो वहां से एक चीज इंडिकेट हुई कि बाबर आजम जो है वो शायद ये समझते हैं कि उनकी जो बेहतरीन पोजीशन है T20 के अंदर वो एज एन ओपनर ही है। और अब जिस तरह से बाबर आजम ने बैटिंग की है तो उसके बाद जो क्रिकेटिंग सर्कल्स है वहां पर यह बात शुरू हो चुकी है कि बाबर आजम को उनका जो एज एन ओपनर वाला स्लॉट है वो वापस कर दिया जाए। लेकिन फिर यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि जनाब साइम अयूब को नीचे भेजा जाएगा या मोहम्मद रिजवान जो हैं उनको डिमोट किया जाएगा। इसके ऊपर जनाब डिटेल्स जो हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में T20 टीम सीरीज खेलती है न्यूजीलैंड से और 5 में से पहले 4 मैचेस पाकिस्तान बुरी तरह से हारता है। उसके बाद जनाब जो PSL सीजन 9 खेला जा रहा है इसमें लाहौर कलंदर्स ने अब तक 6 मैचेस खेले और 6 के 6 मैचेस ये हार चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान जिनके हवाले से एक मुबैना ऑडियो लीक के अंदर जो जनाब मुबैना तौर पर ज़का अशरफ साहब हैं वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि रिजवान जो है वो साया ग्रुप का लड़का है तो इसलिए इसको कप्तानी नहीं दी जा सकती। तो अब जनाब जहां मोहम्मद रिजवान की टीम रिजवान के ब्रिलियंट माइंड की वजह से गेम्स जीत रही है तो वहीं पर जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनकी टीम गेम्स लूज कर रही है। तो अगेन एक डिबेट शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान को शाहीन शाह अफरीदी की जगह मोहम्मद रिजवान को कप्तान अपॉइंट कर देना चाहिए और अगर यह चीज होती है
तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक नई जंग शुरू होगी। जो ड्रेसिंग रूम के अंदर की जनाब लड़ाइयों के बारे में हम सुनते थे ना, 90s के दौर की बात कर ली जाए या जनाब 2000 की बात कर ली जाए जब इंजमाम छोड़ कर गए, तो उसके बाद जनाब बाकायदा कुरान पाक के ऊपर पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन खिलाड़ी थे उन्होंने हल्फ लिए थे। क्या उस तरह का अगेन सिनेरियो डेवलप होने जा रहा है? इसके ऊपर भी जनाब डिटेल्स जो है वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए मैच फिनिशर कौन हो सकता है? आजम खान और इफ्तिखार अहमद में से बड़ा मैच फिनिशर कौन है? इसके ऊपर जनाब खुर्रम मंजूर साहब जो हैं उन्होंने लबकशाई की है। यह भी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के जनाब अब जो नेक्स्ट 2 मैचेस हैं, आज ब्रेक था, आज कोई भी मैच नहीं खेला गया, लेकिन नेक्स्ट 2 मैचेस जो हैं वो कल रावलपिंडी के अंदर खेले जाने हैं। और रावलपिंडी के अंदर जनाब बारिश की भी पेशन गोई है, तो ये मैचेस अगर बारिश की नजर होते हैं तो फिर लाहौर कलंदर्स किस कदर इफेक्टेड होगी इस वजह से, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्या फायदा हो सकता है, यह भी जनाब जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले 2 खबरें आई हैं हमारे हमसाया मुल्क भारत से। एक मैंने थंबनेल के ऊपर लगाई है, हार्दिक पांड्या का गुरूर जो है वो टूट गया, और इसके पीछे की कहानी यह है कि हार्दिक पांड्या अपने आप को बीसीसीआई से भी ऊपर समझने लग पड़े थे। अब आप हैरान होंगे कि जनाब बीसीसीआई दुनिया क्रिकेट का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, अभी तो वो चेयरमैन नहीं है लेकिन जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, और वो भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने, सेनेट में गालिबन ये स्टेटमेंट आई थी, और उसके बाद एक वावेला मचा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब भारत चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद कर सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म कर सकता है। तो ये हार्दिक पांड्या इतने बड़े हो गए कि ये उसी बीसीसीआई को आंखें दिखाने लग पड़े थे। तो अब जनाब बीसीसीआई ने जब रस्सा खींचा है, जब इनकी जो लगामें जिस तरह घोड़े को डालते हैं ना तो वो खींचते हैं और घोड़ा जो है वो ब्रेक लगा लेता है, सो इसी तरह से हार्दिक पांड्या की लगामें जो हैं वो बीसीसीआई ने जनाब खींची हैं, और उसके बाद हार्दिक पांड्या माफी मांगने पर मजबूर हुए हैं। और ये माफी उन्होंने इसलिए मांगी है क्योंकि हार्दिक पांड्या के कल कुछ जनाब जो स्टैट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि आईपीएल में वो 89% मैचेस खेल चुके हैं जब से उनका जनाब आईपीएल के अंदर डेब्यू हुआ है, और सिर्फ 11% मैचेस छोड़े जो कि जनाब इंजरीज की वजह से छोड़े। जबकि इंडियन टीम की बात की जाए उसमें जनाब जो टेस्ट मैचेस उन्होंने छोड़े उसकी परसेंटेज बनती है 83%, यानी कि सिर्फ 17% उन्होंने मैचेस इंडिया के लिए खेले। इसके बाद ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए तो ये मोर देन 50% पे चली जाती है, और टी20 क्रिकेट की बात की जाए जिसके सबसे खतरनाक ऑलराउंडर तस्वुर किया जाता है हार्दिक पांड्या को, उसके 46% मैचेस जो हैं इन्होंने छोड़े थे। और रीजन क्या थी कि कभी ये इंजर्ड हो जाते थे, कभी इनका दिल नहीं करता था, और फिर जनाब जब आईपीएल शुरू होने वाला होता था उससे पहले ये अपने आप को इंजर्ड शो करते थे, ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे ना इंडियन टीम के लिए खेलते थे, और आईपीएल के पहले मैच में आकर पता चलता था कि जनाब हार्दिक पांड्या तो सुपर फिट है। और 2023 के सीजन में भी ऐसे हुआ, 2024 में जब से जनाब बांग्लादेश के खिलाफ ये ओडीआई वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए तो उसके बाद ना इन्होंने कोई डोमेस्टिक मैच खेला और ना ही इंडियन टीम के लिए क्रिकेट जो है वो खेली है। सो जो बीसीसीआई है वो बड़ा नाराज था, और इसी वजह से उन्होंने 2 खिलाड़ी जिसमें ईशान किशन और शिराज सैयद थे जो झूठे बहाने बना रहे थे, इंजरी की वजह से जनाब आईपीएल को प्रायोरिटी दे रहे थे, इंडियन क्रिकेट को और इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट को जनाब निगलेक्ट कर रहे थे, तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस किया गया, उनसे ले लिया गया। और हार्दिक पांड्या जो है उनको इंटरेस्टिंगली जो ए कैटेगरी है वो दी गई थी, हालांकि सेम केस इनका भी था। लेकिन अब इंडियन मीडिया ने यह खुलासा किया है और यह बात बताई है कि हार्दिक पांड्या ने बाकायदा माफी मांगी है बीसीसीआई से, और उनको मेक श्योर किया है कि आइंदा जब भी वो इंडियन टीम के लिए नहीं खेल रहे होंगे और घर में कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा होगा जिसमें विजय हजारे ट्रॉफी होगी या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होगी, जो कि मेनली व्हाइट बॉल फॉर्मेट की ट्रॉफीज हैं, तो वो इन मैचेस में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद जनाब जो हार्दिक पांड्या हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया है। इसके अलावा भारत से एक और अच्छी खबर है,
और मैं जनाब शुभमन गिल का बहुत बड़ा क्रिटिक था। मैं उनके जो स्टैट्स हैं वो भी निकालता था और आपको बताता था कि जनाब अच्छा, अगर बाबर आजम को जिम्बाब्वर आजम इंडियन मीडिया कहता है तो शुभमन गिल जो प्रिंस है वो भी प्रिंस ऑफ युगांडा है। लेकिन अब शुभमन गिल की एक अदा, एक चीज ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और मैं मजबूर हुआ, लिटरली मैं चाहता तो इस चीज को स्किप कर सकता था, लेकिन मैं चूंकि इंडियन क्रिकेट का क्रिटिक हूं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करता हूं, हालांकि मैं जनाब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पर करता हूं, लेकिन कुछ हमारे भारतीय नाराज होते हैं। तो अब जनाब उनके लिए मैं एक खबर लेकर आया हूं कि वो शुभमन गिल साहब जो इस वक्त ब्रेक पर हैं, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो 5वां टेस्ट मैच है वो 7 मार्च से धर्मशाला के अंदर शुरू होना है और प्लेयर्स छुट्टियों के ऊपर हैं, जिनमें रोहित शर्मा को देखा जाए तो वो जनाब जो भारत का एक रिचेस्ट फैमिली है उनके बेटे की शादी है, गालिबन उसकी प्री वेडिंग के लिए गए हुए हैं, और इसी तरह से बाकी खिलाड़ी जो हैं वो डिस्पर्स हैं और शुभमन गिल भी अपने घर आए हुए थे। यहां पर शुभमन गिल जो है उन्होंने ब्रेक लेने की बजाय जो उनके वालिद हैं जनाब लखविंदर सिंह साहब और जो उनके पहले कोच भी हैं, उनकी जेरे निगरानी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। तो मुझे पता चला कि अच्छा, अगर इंडियन क्रिकेट आज टॉप के ऊपर खड़ा है ना, तो उसके पीछे यह है कि लड़के जब ब्रेक के ऊपर होते हैं, जो बड़े नाम हैं, विराट कोहली सेम एग्जांपल सेट करते हैं, जनाब ब्रेक के ऊपर भी हूं, वो कंप्रोमाइज नहीं करते क्रिकेट के ऊपर, और शुभमन गिल भी आप उन्हीं के रास्ते पर चले हैं। तो अगर उनके रास्ते पर चल पड़े हैं, उनकी तरह पसीना बहाना शुरू कर दिया, तो फिर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट को डरना पड़ेगा कि एक कोहली जो अपने क्रिकेटिंग कैरियर के एंड पर है, उसके जाते जाते एक नया कोहली जनाब इंडिया के अंदर पैदा हो चुका है जो क्रिकेट का बहुत ज्यादा भूखा है। और इस खिलाड़ी के बारे में अगर बात की जाए, जब पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में भारत आ रहा था ना, तो मैंने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया था। और दूसरी जानिब जो इंडियन क्रिकेट के कोच है राहुल द्रविड़ साहब, उन्होंने इनकी टांगें खींचते हुए कहा था कि अगर सेकंड टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस ना आई तो घर जाओ, घर जाकर जनाब जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो खेलो। और फिर इन्होंने लिटरली अपने घर कॉल कर दी थी कि वो वापस आ रहे हैं और पंजाब के लिए जो रणजी ट्रॉफी है वो खेलेंगे। लेकिन फिर सेकंड टेस्ट मैच में जिसमें फर्स्ट इनिंग के अंदर 200 रन यशस्वी जायसवाल ने स्कोर किए थे, उसी की सेकंड इनिंग में जब भारत नीचे लगा हुआ था तो इन्होंने 100 स्कोर किए थे। उसके बाद तीसरा टेस्ट जनाब जो राजकोट के अंदर खेला गया, इस टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में तो ये 0 के ऊपर आउट हुए, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर इन्होंने 91 रन बनाए। और फिर इस टेस्ट सीरीज की जो सबसे बड़ी इनिंग है इनकी, 100 और 91 से भी बड़ी जनाब जो इनिंग है वो 52 रन की है, जो इन्होंने लास्ट टेस्ट में रांची टेस्ट के अंदर जनाब ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप लगाई। और 120 पर जब 5 खिलाड़ी इंडिया के आउट हो चुके थे और नीचे टेलैंडर्स ने शुरू हो जाना था, वहां पर इन्होंने अपनी विकेट सेव की और भारत को मैच जो है वो जितवाया। 72 रन की गालिबन वो पार्टनरशिप थी और उसी पार्टनरशिप की वजह से भारत जीता था। सो इसीलिए मैंने बेहतर समझा कि जनाब ये जो शुभमन गिल साहब हैं, इनके हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और सबसे पहले PSL से मैं आगाज करता हूं। कल 2 मैचेस हैं जनाब। पहला मैच खेला जाना है पिंडी में लाहौर वर्सेस पिशावर ज़ल्मी, और सेकंड मैच है रात शाम 7 बजे इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, जो पहले मैच की बात की जाए, जो रेन फोरकास्ट है उसके मुताबिक 100% चांस है कि जनाब बारिश जो है वो होगी, और थंडरस्टॉर्म जिसको कहा जाता है ना, बड़ी खतरनाक बारिश, उस तर्ज की बारिश होगी। तो ये मैच जनाब अगर बारिश की नजर होता है तो फायदा किसका होगा? ऑब्वियसली पिशावर ज़ल्मी। पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त जनाब वो तीसरे नंबर पर हैं, और अगर वो कल मैच हार जाते लाहौर कलंदर से तो फिर उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। लेकिन कल अगर उनको 1 पॉइंट मिल जाता है जो उनके लिए बोनस होगा, तो उनके हो जाएंगे 7 पॉइंट्स। इसके अलावा लाहौर कलंदर 7 मैच खेले, 6 हारे, 1 मैच जनाब उनका बारिश की नजर हुआ जिसका नो रिजल्ट आया और 1 पॉइंट होगा। और अगर कल मैच बारिश की नजर होता है या फिर लाहौर कलंदर हारता है, तो फिर हम ऑफिशियली कह सकेंगे कि लाहौर कलंदर जो है उसका PSL सीजन 9 जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद जो दूसरा मैच है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त जनाब पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन के ऊपर है, कराची किंग से वो ऊपर है। हालांकि मैचेस दोनों ने जनाब इक्वल खेले और इक्वल ही जीते, लेकिन नेट रन रेट की बदौलत जो जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो ऊपर है। सो कल का मैच अगर बारिश की नजर होता है, क्योंकि शाम के जो रेन फोरकास्ट है वो 70% है और सैटरडे संडे दोनों दिन बारिश है जो प्रिडिक्ट की गई है,
तो फिर जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए यह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, और जब इनका आखिरी लीग मैच होगा तो उस वक्त जनाब ये इनके लिए खतरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि कल अगर वो मैच खेल लें पूरा और मैच हारें तो फिर तो इनको नुकसान है, और फिर अल्टीमेटली कराची किंग्स के चांसेस अबव हो जाएंगे, क्योंकि कराची किंग्स ने जो अपना अगला मैच खेलना है वो कराची के अंदर खेलना है जहां पर बारिश इतनी इफेक्टिव नहीं है। सो उनका मैच कंप्लीट हो सकता है और वो मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर जो जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड है उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो अपने अगले मैचेस हैं वो सारे के सारे जीतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर ये मैच कल बारिश की नजर हो जाता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स में से कोई नहीं जीता, तो 7 पॉइंट हो जाएंगे, 7 नहीं 5 पॉइंट, क्योंकि 2-2 मैचेस जो हैं वो जीते हुए हैं, 5 पॉइंट हो जाएंगे जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के। और कराची किंग्स अपना मैच जो उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेलना है वो हार जाते हैं तो फिर इनको जनाब फायदा हो जाएगा। सो इस तरह से ये बारिश इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी बन सकती है और रहमत जहमत के अंदर भी बदल सकती है, ये जनाब मैं आपको बता दूं। अब आते हैं जनाब मैच फिनिशर। खुर्रम मंजूर साहब से पूछा गया कि इफ्तिखार बड़ा मैच फिनिशर है आपके नजदीक या आजम खान। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे नजदीक आजम खान है, और आजम खान को अगर प्रॉपर चांस दिया जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए कि अगर ये सीरीज आपकी फेल भी होती है तो आप अगली सीरीज में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर जनाब वो कॉन्फिडेंस के साथ खेलेगा और मास्टर तर्ज की जो इनिंग्स है वो लगाएगा और पाकिस्तान को नंबर 7 नंबर 8 के ऊपर वो सिंगल हैंडेडली मैचेस जो है वो जितवा सकता है। इसके बाद जनाब रिजवान वर्सेस शाहीन। अब जो लड़ाई है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त कप्तानी की तो अभी सामने आना शुरू हुई है, लेकिन इससे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान और उससे भी पहले एशिया कप में ही एक टसल जो है वो प्लेयर्स के अंदर शुरू हो चुकी थी, जिसमें जनाब जो इफ्तिखार वाला ग्रुप है ना जिसको लीड करते हैं रिजवान, अब मैं खुलकर आपके सामने चीजें रख देता हूं, वो ग्रुप जो है वो शाहीन से नाराज था। और ये जो इफ्तिखार वर्सेस शाहीन को देखने को मिल रहा है ना पीएसएल में, ये उसी चीज की तरफ इंडिकेट करता है। जो एशिया कप में बारिश हुई तो वहां पर शाहीन ने इफ्तिखार ने कोई बात पूछी और शाहीन आगे से पड़ गया था इफ्तिखार को। सो ये जनाब जो जंग है ना ये पीएसएल की नहीं है, ये जंग एशिया कप से शुरू हुई थी। और अगर अब कप्तानी मिल जाती है, क्योंकि सलमान भट्ट साहब ने कहा कि कुछ लोग इस वक्त शाहीन के लिए लॉबी कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब बाबर आजम के साथ जाती हुई तो उनको वापस कप्तान लाया जाए, लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर रिजवान को जनाब निगलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन रिजवान अगर पीएसएल ट्रॉफी जीत जाते हैं इस साल तो फिर होगा क्या कि रिजवान पिछले 2 साल के जनाब रनर अप हो गए, उसके बाद इस साल पीएसएल चैंपियन बन गए, और शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल चैंपियन तो दूर की बात है जनाब, उनकी टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पर निचले नंबरों के ऊपर होगी, तो फिर एक प्रेशर क्रिएट होगा। और इसके अलावा अगर अभी पीएसएल के फौरन बाद जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है उसमें कप्तानी नहीं दी जाती तो न्यूजीलैंड सीरीज का जो रिजल्ट है वो फिर अल्टीमेटली डिसाइड करेगा। अगर तो उसमें शाहीन की कप्तानी में पाकिस्तान सीरीज नहीं जीतता तो फिर तो T20 वर्ल्ड कप में शाहीन कप्तान नहीं होंगे, ये क्रिकेटिंग पंडित जो हैं वो दावे कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जितवा देते हैं तो फिर शाहीन के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है, अगर पीएसएल के फौरन बाद शाहीन को हटाया नहीं जाता। सो इस तरह से जनाब जो गोलमोल बातें हैं वो क्रिकेटिंग सर्कल्स के अंदर की जाती हैं। और अब आते हैं जनाब बाबर आजम। बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी बड़ी बेहतरीन थी और दोनों के ऊपर टैग एक लगता था, लेकिन कुछ क्रिकेट पंडित जो हैं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं और जो पावर कॉरिडोर्स के नजदीक समझे जाते हैं, उनका यह ख्याल है कि चूंकि जो T20 वर्ल्ड कप है वो खेला जाना है कैरिबियन सरजमीन पर, और वहां पर बाबर आजम और रिजवान अगर ऊपर से 6 ओवरों के अंदर 50 रन भी बनाते हैं, यानी कि 36 गेंदों के ऊपर 50 रन भी बनाते हैं और विकेट लूज नहीं करते, तो वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वहां पर जो पार स्कोर है वो कुछ स्टेडियम्स में 150 है, कुछ में 160 है। सो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर वहां पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और इसी वजह से जनाब जो आइंदा आने वाली सीरीज हैं जिनमें 5 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं, फिर गालिबन 2 मैचेस जो हैं या 3 मैचेस पाकिस्तान ने आयरलैंड के साथ खेलने हैं और 4 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड के अंदर। सो आप काउंट करें तो 5 और 4 9, और 3 भी अगर आयरलैंड के साथ खेलने हैं या मिनिमम 2 भी खेलने हैं तो कम से कम 11 मैचेस पाकिस्तान के पास हैं। सो इन 11 मैचेस में पाकिस्तान अपनी जो जनाब पॉलिसी है एज अ ओपनर
उसको तब्दील भी कर सकता है, उसको रीचेक भी कर सकता है। और फिर जनाब इंग्लैंड के खिलाफ जो आखिरी 2 से 3 मैचेस होंगे वहां पर पता चलेगा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में ये लड़के शामिल होंगे और ये हमारे ओपनर होंगे और ये वन डाउन पोजीशन के ऊपर होंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।